हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूं शिखा गुप्ता। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल यानी कि भूगर्भिक समय सारणी। और इस बार के जो आरएस मींस के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। और अगर आप और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़नी ही पड़ती है। इससे इस बार अगर हम आरएस मींस की बात करें पर्टिकुलरली, तो मेंस के अंदर भी छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे 2 मार्कर क्वेश्चन, 5 मार्कर क्वेश्चन। और जैसे पहले आ चुका है कि बड़ा क्वेश्चन यानी 10 या 20 नंबर का क्वेश्चन, तो वो तो बन ही सकता है। तो शुरू कर लेते हैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत क्रिस्प में हम पढ़ेंगे। इस तरीके से पढ़ेंगे कि अगर छोटा क्वेश्चन आए तो भी आप डील कर सकें, और अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली आप डील कर सकें। इसके अंदर आपको 2 चीजें याद रखनी है। एक तो कि आपको ऑर्डर याद रखना है, क्योंकि अगर आप इस टाइम स्केल को ऑर्डर में नहीं लिखेंगे यानी इसी क्रम में नहीं लिखेंगे तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और दूसरी चीज, इसमें जो है आप इंफॉर्मेशन सही डालें, चाहे आप कम डालें। अगर आपको इसका समय याद नहीं होता, जैसे ड्यूरेशन याद नहीं होती, तो ना लिखें, पर गलत ना लिखें। अब हम इसको समझ लेते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता क्या है। देखो, पृथ्वी के इतिहास के बारे में हमें काफी कुछ पता है। हमने जिस लेवल पे साइंस डेवलप हो चुकी है, उस लेवल पे हमें बहुत कुछ पता है। अगर हम बात करें पृथ्वी के इतिहास के बारे में, तो हमें कैसे पता चलता है? एक तो जीवों का विकास, यानी किस तरीके से जीव जो है इस पृथ्वी पर विकसित हुए हैं, उससे हमें पता चलता है कि कैसे पृथ्वी का विकास हुआ है। लेकिन जीवों के विकास के बारे में हमें तब तक ही पता चलता है जब तक चट्टानों यानी रॉक्स के अंदर जीवों के अवशेष मिलते हैं, यानी कि जीवाश्म फॉसिल्स हमें मिलते हैं। जब जिन चट्टानों में फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म नहीं मिलते हैं, उनसे हमें जीवों के विकास के बारे में नहीं पता चलता। तो फिर हमें पृथ्वी के इतिहास के बारे में कैसे पता चलता है? तो वो है चट्टाने, चट्टानों की ओरिएंटेशन, चट्टानों में जो ध्रुवीकरण है, पोलराइजेशन है। इसके अलावा चट्टानों में जो स्ट्रैटिफिकेशन होता है, स्तरीकरण होता है, वो मुख्य तरीका है पृथ्वी के इतिहास के बारे में पता लगाने का। पर लेकिन कई बार क्या होता है कि जब चट्टानें इतनी पुरानी होती हैं तो उनमें बहुत बार इरोजन और दोबारा से फोल्डिंग, फॉल्टिंग हो जाती है, यानी कि बार बार उनमें टूट फूट, कटाव, ये सब होता रहता है। और दोबारा से उनमें पुनर्नवीनीकरण भी होता रहता है, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी का धरातल जो है स्थिर नहीं है और प्लेट्स में गति हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से हलचल जारी है। कोई जगह ऊपर उठती है, कोई जगह नीचे बैठती है। तो इससे कई बार हमें उसके बारे में एग्जैक्ट पता करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके होते हैं। जैसे अगर हम राजस्थान में बात करें, तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो बहुत पुरानी है, या ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो वो इतना ज्यादा अपरदित हो चुकी है और इतना ज्यादा बार उसमें चेंजेस आ चुके हैं कि अब जो है उससे उस पुराने इतिहास के बारे में पता लगाना मुश्किल है। तो कई बार चट्टानों की स्टडी में ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब आप सोचेंगे कि स्ट्रैटिफिकेशन यानी स्तरीकरण क्या होता है। आपने कई बार कोई बेसमेंट खुदते हुए देखा होगा कि कोई घर बन रहा है जहां पर खुदाई चल रही है। जब खुदाई चलती है तो वहां पे आप देखोगे कि जो मिट्टी है, मिट्टी में अलग अलग लेयर अलग अलग कलर की निकल कर आती है। या आप कोई चट्टान, कभी आप बाहर भी घूमने जाओगे किसी पर्वतीय क्षेत्र में, तो जब चट्टानों को गौर से देखोगे तो आपको उनमें अलग अलग स्तर संस्तर दिखाई देंगे, जो अलग अलग रंगों के होंगे, अलग अलग बनावट के होंगे। तो जैसा कि कोई चट्टान है वो धीरे धीरे बनती है, तो इन स्तरों को हम पढ़ के ये पता लगाते हैं कि इन चट्टानों का विकास कैसे हुआ होगा। तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन या स्तरीकरण, जिससे हम ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाते हैं। और यही वजह है इसे जियोलॉजिकल यानी भूगर्भिक समय सारणी बोला जाता है, कि हम भूगर्भ का अध्ययन करके ये समय सारणी बनाते हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर हम कहाँ से शुरू करते हैं। देखो, अगर हम बात करें, जैसे हमारी बात करें, तो जब हमारे इतिहास के बारे में बताते हैं या हमारी कोई स्टोरी सुनाते हैं, तो हम बचपन से शुरू करते हैं कि हम छोटे थे, हमारा जन्म इस समय हुआ था, और उसके बाद हमने फर्स्ट क्लास तब की, सेकंड तब की, ऐसे की, फिर हम वर्तमान तक आते हैं। वैसे ही पृथ्वी के इतिहास को हम पृथ्वी के जन्म से पढ़ते हैं, और ऐसा मानते हैं कि जो पृथ्वी की आयु है वो 4.6 यानी कि 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुई थी, यानी कि 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। तो वो पृथ्वी का बर्थडे है, और तभी से लेकर वर्तमान तक हम पृथ्वी के इतिहास को पढ़ते हैं। तो हम इसको 4.6 अरब वर्ष पहले से शुरू करके वर्तमान तक लेकर आएंगे। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम पुराने से नए की ओर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर भूगर्भिक समय सारणी को हम शुरू करें,
तो सबसे पहले हम इसके स्केल को समझ लेते हैं कि हमने कैसे विभाजित किया है। जैसे हम जब हमारा बताते हैं तो हम सन बताते हैं कि इस सन में हमारा जन्म हुआ था, यानी वो वर्ष, उसके बाद महीना, उसके बाद दिनांक। ऐसे पृथ्वी का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है तो उसे और ज्यादा सेगमेंट्स में बांटा गया है। तो पृथ्वी के जो इतिहास को हम स्केल बताते हैं, भूगर्भिक समय सारणी में जो स्केल बनाते हैं उसमें सबसे बड़ी स्केल होती है ईयन, ठीक है, हिंदी में भी इसे ईयन ही बोलते हैं, और ये सबसे बड़ा समय काल होता है। और इसको हमने बांटा है एरा में। एरा जनरली हम हिंदी में तो हर वर्ड के लिए हम एरा की बात करते हैं कि जैसे एरा ऑफ लता मंगेशकर, एरा ऑफ दिस, तो ये एरा जो है इसका मतलब ज्योग्राफी में महाकल्प होता है। पर मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप इन शब्दों को इंग्लिश में भी याद रखें अगर आप प्रीलिम्स के हिसाब से याद रख रहे हैं, और अगर आप मेंस के हिसाब से भी याद कर रहे हैं तो हिंदी मीडियम वाले भी कोशिश करें कि इनके टेक्निकल वर्ड्स जो इंग्लिश वर्ड हैं वो आप याद कर लें, क्योंकि हर जगह आप जब हिंदी ट्रांसलेशन लिखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, और आपकी जो कॉपी चेक होगी तो वो कोई ज्योग्राफी एक्सपर्ट ही कर रहा होगा और उसको भी टेक्निकल टर्म्स जो है ये इंग्लिश वाली ही पता होंगी। जैसे कोई दवाई है उसका नाम इंग्लिश में ही होता है, उसका कोई हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होता, बस वैसे ही मान लीजिए कि इनके नाम आपको कुछ शब्दों के नाम इंग्लिश में ही याद करने हैं। तो एरा को महाकल्प बोलते हैं, पीरियड को कल्प। तो सबसे बड़ा ईयन, ईयन को हमने बांटा है एरा में, एरा को बांटा है पीरियड में, पीरियड के बाद आता है इपोक। इपोक का मतलब होता है युग, ठीक है, और उसके बाद आती है एज यानी कि आयु। तो इस तरीके से हम आगे पृथ्वी के इतिहास को बांटते हुए चलते हैं। जनरली हम ये बात करते हैं ना, युगों युगों की बात है, सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, तो हमें लगता है युग सबसे बड़े होते हैं, लेकिन युग से बड़ा होता है कल्प, कल्प से बड़ा होता है महाकल्प, और उससे बड़ा होता है ईयन। तो इंग्लिश में ईयन, एरा, पीरियड, इपोक और एज, और हिंदी में बोले तो ईयन, महाकल्प, कल्प, युग और आयु। इस तरीके से हम पृथ्वी के जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ईयन की चर्चा करेंगे कि पृथ्वी के पूरे इतिहास को कितने ईयन में बांटा गया है, फिर हर ईयन को कितने एरा में, हर एरा को कितने पीरियड में, हर पीरियड को कितने इपोक में, हर एज को कितनी आयु बांटा गया है। ये सबका अलग अलग होगा। जैसे भाई कोई वर्ष होता है, कोई वर्ष लीप ईयर भी हो सकता है और कोई वर्ष जो है नॉर्मल ईयर भी हो सकता है, तो इस तरीके से ईयन होंगे। फिर लीप ईयर में कितने महीने हैं वो अलग होंगे, और नॉर्मल ईयर में कितने महीने हैं वो, फिर हर महीने में कितने दिन है, किसी में 30 है, किसी में 31 है ना, उस तरीके से। तो ये ऐसी पृथ्वी के इतिहास को हम अलग अलग सेगमेंट्स में पढ़ते जाते हैं। तो सबसे बड़ा इसका जो सेगमेंट है ईयन, सबसे पहले इसको हम स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें ईयन की, तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में हमने 4 ईयन माने हैं, हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। ये जो तीनों हैं, ये तीनों इतने ज्यादा पुराने हैं। देखो हम पुराने से नवीन की ओर पढ़ रहे हैं, तो हेडियन सबसे पुराना है, उसके बाद आर्कियन है, उसके बाद प्रोटेरोजोइक है, और सबसे नया है फेनेरोजोइक जो अभी चल रहा है, जिसके अंदर अपन लोग जीवित हैं। तो फेनेरोजोइक वर्तमान वाला ईयन है। तो हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, ये तीनों इतने ज्यादा पुराने हैं कि इस समय पृथ्वी का इतिहास क्या था हमें नहीं पता, क्योंकि जीवाश्म ज्यादा मिलते नहीं है, इस समय ज्यादा जीवों की उत्पत्ति हुई नहीं थी, और इनफैक्ट हम ये बोल सकते हैं पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई ही नहीं थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, जीवाश्म हमें मिलते नहीं है, और जीवाश्म अगर मिलते भी हैं तो किसी वजह से, जैसे कभी लावा बिछ गया तो लावा की वजह से जीवाश्म खत्म हो जाते हैं, इस तरीके से उन जीवाश्मों के अवशेष हमें नहीं मिलते हैं। फिर चट्टाने, अगर हम चट्टानों की बात करें तो वो चट्टाने इतनी ज्यादा अपरदित है, उनको स्टडी करना मुश्किल है। जैसे हम अरावली की बात करें तो जनरली आपने किताबों में पढ़ा होगा कि जो अरावली है उसकी उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन काल में। अब प्री कैम्ब्रियन काल की अगर हम बात करें तो प्री कैम्ब्रियन काल में भी कई किताबें पर्टिकुलरली आर्कियन लिखती हैं, है ना। आर्कियन का मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति इसी आर्कियन में हुई थी, अरावली की उत्पत्ति। अब अरावली की उत्पत्ति इस आर्कियन में हुई थी, तो ये इतनी पुरानी है कि हम इसको ज्यादा नहीं समझ पाते। और आज देख सकते हैं, हम ये बोलते हैं कि जो अरावली की उत्पत्ति हुई थी तो ये नवीन वलित पर्वत था और आज के हिमालय जैसा था, लेकिन वर्तमान में क्या है, ये अवशिष्ट पर्वत है और इसकी ऊंचाई मात्र 1722 मीटर है, जो इसकी हाईएस्ट पीक है, गुरु शिखर। जबकि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हम बात करें माउंट एवरेस्ट, तो वो 8848.86 मीटर ऊंची है, तो उसकी और इसकी कोई तुलना ही नहीं है। जबकि हम ये बोल रहे हैं कि अरावली की जब उत्पत्ति हुई थी वो हिमालय के समान ऊंची थी और हिमालय के जैसे ही एक नवीन वलित पर्वत था। तो इस तरीके से अब वो इतना ज्यादा अपरदित है कि आज हम उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकते, तो वो इसी आर्कियन पीरियड का था। अब ये जो तीनों हैं, हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है प्री कैम्ब्रियन।
ठीक है। प्री कैम्ब्रियन का इन जनरल मतलब क्या है? प्री कैम्ब्रियन का मतलब है एक तरह से ये मान लीजिए कि पृथ्वी का वो समय जिसके बारे में हमें नहीं पता है। उसके बाद आता है फेनेरोजोइक, और फेनेरोजोइक की अगर हम बात करें, जैसे मैं आपको आगे आगे बताऊंगी, तो फेनेरोजोइक का जो लेटेस्ट पीरियड है, जो जिसके बारे में हमें पता है, वो है पीरियड, सबसे पुराना जो पीरियड है इसका वो है कैम्ब्रियन। ठीक है, फेनेरोजोइक का जो सबसे पुराना पीरियड है उसका नाम क्या है? कैम्ब्रियन। इसलिए इससे पहले के सारे समय को हम क्या बोलते हैं? प्री कैम्ब्रियन, जिसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है। तो यानी कि 4 इयॉन में हमने पृथ्वी के इतिहास को बांटा है, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक। आगे हम इसमें चलें तो हम बात करते हैं सबसे पहले हेडियन इयॉन की। हेडियन क्या है? इयॉन है। इस इयॉन की बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी 4.6 बिलियन वर्ष पहले, या 4.6 अरब वर्ष पहले, या हम बोल सकते हैं 4,600 लाख वर्ष पहले। ये पृथ्वी की उत्पत्ति का समय है, जैसा कि हमें पता है। और इससे लेकर 3.8 बिलियन वर्ष पहले तक का जो समय है, यानी इस समय से लेकर इस समय तक का जो समय है, उसे हम हेडियन बोल रहे हैं। और इस समय पृथ्वी के इतिहास में बात करें तो सिर्फ ओशियन और कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति हुई थी, और ज्यादा कुछ इस समय नहीं हुआ था। क्या हुआ था? महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति। इसके अलावा और क्या हुआ था इस समय? इस समय अगर वायुमंडल की हम बात करें कि जो पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल था, तो वो बन ही रहा था। क्यों बन रहा था? क्योंकि देखिए, पृथ्वी जब बनी थी तो एक तरह से गैस का एक पिंड थी, जैसा कि नेबुलर हाइपोथेसिस या निहारिका परिकल्पना और भी जो पुरानी परिकल्पनाएं हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी हुई हैं, उनका यही मानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक गैस के पिंड के रूप में हुई थी, जो धीरे धीरे ठंडा हुआ, ठंडा होकर ठोस हो गया। तो जब वो ठोस हुआ तो अंदर से जो गैसेस निकली, उनमें से जलवाष्प भी निकली, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकली, मीथेन भी निकली, हाइड्रोजन भी निकली, सभी गैसेस निकली। उनमें से जब जलवाष्प निकली तो बादल बन गए, और बादल बन के करोड़ों सालों तक सिर्फ वर्षा ही होती रही पृथ्वी के ऊपर, जिसकी वजह से महासागरों का निर्माण हो गया। ठीक है। इसके अलावा अगर वायुमंडल की हम बात करें तो इस समय का जो वायुमंडल था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता थी बाकी सारी गैसेस के कंपैरिजन में। जैसे हम आज भी अगर जोवियन प्लैनेट्स की बात करें, जैसे कि बृहस्पति यानी कि जुपिटर हो गया, सैटर्न यानी शनि हो गया, यूरेनस हो गया, अरुण, और नेपच्यून हो गया वरुण, इन चारों की बात करें तो वहां के वायुमंडल में मीथेन की मात्रा अधिक है। और अगर हम इनर प्लैनेट्स की बात करें, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी कि वीनस से पहले मरक्यूरी, वीनस, मार्स और अर्थ, तो इन चारों की बात करें तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ के जो है वायुमंडल में इस समय ज्यादा थी पृथ्वी के वायुमंडल में। तो ये है हेडियन के बारे में, और ज्यादा कुछ हमें नहीं पता है, जीवाश्म हमें यहाँ पर मिलते नहीं है। फिर हम बात करें इससे आगे आने वाले इयॉन की, आर्कियन। आर्कियन भी क्या है? इयॉन है। और इस इयॉन की बात करें तो इसका टाइम पीरियड चलता है 2.5 से 3.8 बिलियन वर्ष पहले, या हम बोल सकते हैं कि 2500 लाख वर्ष पहले से लेकर 3800 लाख वर्ष पहले तक। और इस समय पृथ्वी पर पहले जीव की उत्पत्ति हुई थी, जो कि किस रूप में था? ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि जिनको हम बोलते हैं नील हरित शैवाल। यानी इस समय पृथ्वी पर पहला जीवन आ चुका था, फर्स्ट लाइफ आ गई थी, जो कि लगभग बैक्टीरिया की फॉर्मेट में थी। एक कोशिकीय जीव थे, यूनिसेल्युलर लाइफ थी ये, जिसको भी हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। ये अभी भी पाई जाती है, और कई चट्टानों में इनके अवशेष मिलते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि वो चट्टानें कितनी ज्यादा पुरानी हैं। तो ये आर्कियन टाइम में हम ऐसा मानते हैं कि पहला जीवन पृथ्वी के ऊपर आया था। फिर इससे अगला जो इयॉन है वो है प्रोटेरोजोइक। इसको हिंदी में जो है प्रागजीवी भी बोलते हैं, प्रागजीवी, पर आप इसे प्रोटेरोजोइक ही बोलेंगे तो ज्यादा ठीक है, प्रोटेरोजोइक। ठीक है। इसका जो हिंदी वाला वर्जन है, एनसीईआरटी वाला, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। वो जो टेबल एनसीईआरटी में दी हुई है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा ये पूरी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका टाइम पीरियड हम बोले तो इसका टाइम पीरियड है 0.5 से
ये है 0.5 से 2.5 तक, यानी अब जो हम बात कर रहे थे ना 2.5 से 3.8 तो क्या था आपका हम बात कर रहे थे आर्कियन था, और आर्कियन के बाद आया प्रोटेरोजोइक 0.5 से लेकर 2.5 तक। और इस समय क्या हुआ था, एंथ्रोपोड्स आ गए थे। एंथ्रोपोड्स का मतलब होता है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े नहीं होते, जैसे मकड़ी हो गई, वो एक एंथ्रोपोड्स है। बाकी बायोलॉजी वाले टीचर्स इसको ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन हम ये समझना चाहिए कि सिर्फ इस समय जीव थोड़े से बड़े हो गए थे। यानी जैसे एक बैक्टीरिया जो एक कोशिकीय जीव थे, जैसे बैक्टीरिया या शैवाल थे, उनसे बढ़कर हम बहुकोशिकीय जीवों की ओर बढ़ रहे हैं। इस समय बहुकोशिकीय जीव आ गए थे, और जो कि लगभग एंथ्रोपॉड्स के रूप में थे, जैसे मकड़ी हो गई। हालांकि मकड़ी तो नहीं थी, पर मकड़ी का एक शुरुआती रूप हो सकता है, और वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थे, क्योंकि वो क्या है, कशेरुकी नहीं थे, उनके रीढ़ की हड्डी नहीं थी, तो वो सॉफ्ट थे बहुत ज्यादा आज के मुकाबले, और कीड़े मकोड़े जैसे जीव जो है पृथ्वी पर आने लग गए थे। ये था प्रोटेरोजोइक। तो प्री कैम्ब्रियन काल में 3 इयॉन थे, हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। ये तीनों अपन ने देख लिए हैं। अब हम आते हैं उस इयॉन की तरफ जिसके बारे में हमको पता है, और वो है फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक इयॉन, ठीक है। अब इस इयॉन की अगर हम बात करें, इसके बारे में हमें पता है, और इसको हमने 3 एरा में बांटा है। इयॉन के बाद क्या आ रहा था, एरा। तो ये 3 जो है एरा है, महाकल्प है, जिसमें हमने इसको बांटा है। कौन कौन से हैं, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक, ठीक है। पैलियोजोइक, मेसोजोइक, और इनको हम हिंदी में भी पुराजीवी, मध्यजीवी और नवजीवी बोलते हैं, ठीक है। पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। इनकी अगर हम बात करें तो जो हम बोल रहे थे ना 0.5 बिलियन ईयर से क्या चल रहा था, फेनेरोजोइक चल रहा है। इससे पहले वाला क्या था, प्रोटेरोजोइक, जो 0.5 बिलियन ईयर्स पहले तक था। लगभग हम बोल सकते हैं 500 लाख वर्ष पहले तक। 500 लाख वर्ष पहले तक का मतलब लगभग ये मान लीजिए 0.5 में हम 570 की बात कर रहे हैं। 570 लाख वर्ष पहले से लेकर, तो ये जो पीरियड है ये शुरू होता है 570 लाख वर्ष पहले से, और 245 लाख वर्ष पहले तक ये चलता है। मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 570 से लेकर 245 तक। अब अगर इसमें हम बात करें तो पैलियोजोइक, फिर मेसोजोइक आ गया 245 से 65 तक, और सेनोजोइक नवजीवी जो कि वर्तमान तक चल रहा है, वो है 65 से लेकर वर्तमान तक। तो ये तीनों क्या है, एरा है, महाकल्प है। इनको हमने आगे और डिवाइड किया है, क्योंकि इनके बारे में हमको पता है पृथ्वी के इतिहास के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले पैलियोजोइक। पैलियोजोइक क्या है, एरा है, ठीक है। एरा यानी महाकल्प है। पैलियोजोइक पुराजीवी। इसको हमने 6 जो है पीरियड्स में बांटा है। अब ये 6 क्या है, पीरियड्स हैं, यानी कि कल्प हैं, और ये आपको इसी क्रम में याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने इनको क्रम से नहीं लिखा तो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप इसकी कोई भी ट्रिक बना सकते हो, जैसे मैंने कोस डीसी पम्मी बना रखी है, ट्रिक बना लोगे तो आप इसको भूलोगे नहीं, इसका क्रम नहीं भूलोगे। सबसे पहला है इसमें कैम्ब्रियन। मैंने आपको वहां भी बताया था ना कि फेनेरोजोइक जिसके बारे में हमको पता है, उसका सबसे पुराना जो पीरियड है, कल्प है, वो कौन सा है, कैम्ब्रियन है। और यही वजह है कि इससे पहले के सारे समय को हम प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं। तो ये है कैम्ब्रियन। 570 से 505 मिलियन ईयर्स तक, यानी ये कितने समय चला था, 65 मिलियन वर्ष तक ये चला था। फिर हम बात करें ओर्डोविसियन, 505 से 438 मिलियन वर्ष तक, और ये 67 मिलियन वर्ष चला था। फिर आ गया, इनको मैं हिंदी में भी लिखती जाती हूँ, ऑर्डोविसियन। फिर आ गया सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ठीक है। तो ये 6 जो है इसमें क्या है, कल्प है। इनको इसी क्रम में याद करना है। सबसे पुराना है कैम्ब्रियन, और इसमें सबसे नया है पर्मियन, ठीक है। अगर इसमें हम बात करें तो इनका पीरियड है, ये ड्यूरेशन अगर आपको नहीं याद हो तो आप मत लिखना, पर अगर आपको याद हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बन जाएंगे। तो 570 से 505 मिलियन तक ये है, 505 से 438 तक ऑर्डोविसियन है, 438 से 408 तक सिल्यूरियन है, फिर 408 से 360 डेवोनियन है, 360 से 286 तक कार्बोनिफेरस है,
उसके बाद पर्मियन है 286 से 245 तक। इनकी ड्यूरेशन की बात करें तो कैम्ब्रियन 65 मिलियन तक था, इसमें से इसको घटाएंगे तो 65 आ जाएगा, 505 में से 438 घटाएंगे तो 67 आ जाएगा। तो ये 65 मिलियन वर्ष तक, ये 67 तक, ये 30 तक, ये 48 तक, ये 74 तक, ये 41 तक। अब जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा पैलियोजोइक एरा का सबसे छोटा कल्प यानी पीरियड कौन सा था, तो कौन सा आ जाएगा इसमें सबसे छोटा, वो आ जाएगा सिल्यूरियन। इसमें जो है सिल्यूरियन सबसे छोटा बनेगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें सबसे बड़े की, कि सबसे बड़ा पीरियड कौन सा है, तो सबसे बड़ा इसमें आ जाएगा कार्बोनिफेरस, जिसमें कार्बन का निर्माण हुआ था, इसी वजह से इसको कार्बोनिफेरस कहते हैं। हम ये जो बोलते हैं ना कि हमें गोंडवाना क्रम का कोयला मिलता है, गोंडवाना सीरीज का कोयला, तो वो इसी टाइम का है, कार्बोनिफेरस का, ठीक है। और जो टर्शियरी पीरियड का है वो भी आगे आएगा। तो इस समय बहुत सारा कोयला पृथ्वी पर बना था, क्योंकि पृथ्वी पर इतनी बड़ी मात्रा में हलचल हुई थी कि उस हलचल के कारण बहुत सारी जो है जीव जंतु या जो उस समय जीव थे वो दब गए थे, जो वर्तमान में क्या है, कोयले के रूप में हमें मिलते हैं, जिनके जीवाश्म। तो कार्बोनिफेरस कार्बन निर्माण का युग है बेसिकली, और ये सबसे लंबा पीरियड है, कल्प है किसका, पैलियोजोइक एरा का। अब इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं हर एक को। सबसे पहला है कैम्ब्रियन, सबसे पुराना कैम्ब्रियन था, क्या है ये, पीरियड है, कल्प है। इसमें अगर हम बात करें तो इसकी टाइम पीरियड थी 570 से 505 और 65 मिलियन वर्ष तक इसकी ड्यूरेशन थी। इसमें इस समय पृथ्वी के जो स्थल था, स्थल भाग पर कोई जीवन नहीं था, स्थल भाग पर जीवन नहीं था। जितना भी जीवन था वो कहां पर था, समुद्रों के अंदर था, जो हमारे ओशियंस थे, महासागर थे, जल के अंदर था। तो मरीन इनवर्टिब्रेट्स यानी कि समुद्री अकशेरुकी जीव, ऐसे जीव जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो इस समय तक आ चुके थे समुद्र के अंदर, लेकिन धरातल के ऊपर नहीं आए थे, समुद्र के अंदर आए थे अकशेरुकी जीव जो कि समुद्र के अंदर थे, ठीक है। तो कैम्ब्रियन की खास बात यही है कि इस समय एंथ्रोपोड से ऊपर बढ़कर अकशेरुकी जीव समुद्र के अंदर आ गए थे। फिश इस समय तक नहीं आई थी हालांकि, पर जो अगर हम बात करें मछली से पहले पुराना जो फॉर्मेट अगर आप मान सकते हो कोई पुराना जीव, तो वो इस समय आ गया था। इसके बाद हम बात करें ओर्डोविशियन, ये वो समय है जब पहली मछली आई थी, प्रथम मछली पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न हुई थी। ऑब्वियसली समुद्रों में ही जीवन था इस समय भी, हालांकि मछलियों का प्रभुत्व का समय हम इसे नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ मछली इस समय आ गई थी ओर्डोविशियन के समय, जिसे मत्स्य युग भी कहा जाता है, एज ऑफ फिश भी कहा जाता है। आगे अगर हम बात करें सिल्यूरियन की, तो सिल्यूरियन जैसे अभी हमने देखा कि पैलियोजोइक जो एरा है, महाकल्प है, इसका सबसे छोटा कल्प था, और इसका ये सब क्योंकि इसका 30 मिलियन वर्ष तक ही ये चला था, और इस समय पहली बार स्थल पर जीवन आ गया था। स्थल पर जीवन आता है सिल्यूरियन में, और वो जीवन किसके रूप में आता है, फ्लोरा यानी कि पादपों के रूप में, पौधों के रूप में, प्लांट्स के रूप में धरातल पर, धरती पर हमें दिखाई देता है। तो सिल्यूरियन की खास बात है, स्थल पर पहली बार जीवन आया था, एस आप याद कर सकते हो, और पादपों के रूप में पहला जीवन स्थल पर आया था, ठीक है। इसके बाद सिल्यूरियन के बाद क्या आता है, डेवोनियन। डेवोनियन 48 मिलियन ईयर्स तक चला था, और इस समय एम्फीबियन आ गए थे, उभयजीवी जैसे ऐसे जीव जो स्थल और जल दोनों में रह सकते हैं, लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, मेंढक, क्रोकोडाइल हो गया, मगरमच्छ। हालांकि इस समय मेंढक और मगरमच्छ नहीं आए थे, लेकिन कोई प्रारंभिक उभयजीवी जो जीव हैं वो आ गए थे। इनका प्रारंभिक रूप मान सकते हैं हम फ्रॉग और क्रोकोडाइल का। तो डेवोनियन में क्या होता है, एम्फीबियंस आ जाते हैं, उभयजीवी जो स्थल और जल दोनों पे रह सकते हैं। देखो जीवों का क्रमशः विकास हो रहा है, सबसे पहले समुद्र के अंदर जीव आए, सबसे पहले जो है एल्गी बैक्टीरिया आए, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एंथ्रोपोड्स आए, फिर उसके बाद मरीन इनवर्टिब्रेट्स यानी कि समुद्री अकशेरुकी आए प्राणी, उसके बाद जो है अपने जो ये आ गए प्लांट्स आ गए थे, और फिर अब जो है हमारे पास एम्फीबियंस भी आ गए हैं। फिर हम बात करें कार्बोनिफेरस, जो मैंने आपको बताया था जब बहुत सारा कार्बन इस पृथ्वी पर बना था, तो ये लॉन्गेस्ट पीरियड था, सबसे लंबा पीरियड है पैलियोजोइक यानी कि पुराजीवी महाकल्प का। और इस समय पृथ्वी पर पहले रेप्टाइल यानी रेंगने वाले जीव आए पृथ्वी पर सर्वप्रथम, जैसे छिपकली हो गई, सांप हो गए, उनका जो प्रारंभिक रूप था वो इस समय आ गया था, पहले रेंगने वाले जीव। और इसके अलावा दूसरी खास बात है कि समुद्री क्षेत्रों में
कशेरुकी भी आ गए थे, यानी कि जिनके रीढ़ की हड्डी होती है। तो इस समय वर्टिब्रेट्स भी आ गए थे मरीन में। समुद्र के अंदर सबसे पहले रीढ़ की हड्डी वाले जीव कशेरुकी जीव आए थे। और कोरल्स, जिनको आज के समय पर हम क्या कोरल हम बोलते हैं, जो समुद्रों में पाए जाते हैं ना, कोरल्स के बारे में प्रवाल इनको हम बोलते हैं हिंदी में, इनकी भी उत्पत्ति इस समय हो गई थी। और कोरल्स तो बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल इशू में हम पढ़ते ही हैं, कोरल ब्लीचिंग जो हो रही है, तो कोरल्स इंपॉर्टेंट है। कब आ गए थे? कार्बोनिफेरस पीरियड में ही कोरल्स आ गए थे। फिर हम बात करें इससे अगला पर्मियन, ये लास्ट है पैलियोजोइक एरा का, और इसका जो है ये इस समय हम बोल सकते हैं रेंगने वाले जीवों का युग था, एज ऑफ रेप्टाइल्स। इस समय पृथ्वी पर सर्वाधिक जनसंख्या रेंगने वाले जीवों की थी, रेप्टाइल्स की थी। इससे पहले उभयजीवी एम्फीबियन सबसे ज्यादा मात्रा में थे, लेकिन उनको पीछे करके ये डोमिनेट करने लग गए इस समय पृथ्वी के ऊपर रेप्टाइल्स, यानी कि रेंगने वाले जीव। तो ये हो गए सारे हमारे कल। इनसे आपसे 2 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है कि सिर्फ पर्मियन के बारे में पूछ लें, सिल्यूरियन के बारे में पूछ लें, तो आपको सिर्फ इनका ड्यूरेशन बताना है और इनकी खास बात बतानी है, ज्यादा आपको लिखना नहीं है। और बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो आपको ये सारी बातें ना लिख के थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। इसलिए हमने इस जो लेक्चर को इसी हिसाब से बनाया है, जिससे छोटे क्वेश्चन भी डील हो जाए और बड़ा क्वेश्चन भी डील हो जाए। फिर अगला आता है मेसोजोइक। मेसोजोइक जिसको हमने बोला था मध्यजीवी महाकल्प, क्या था ये? एरा था, ठीक है। और इसको हमने 3 पीरियड्स में बांटा है, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ठीक है। ट्रियासिक, जुरासिक, जुरासिक आपने शब्द सुना भी होगा, जुरासिक पार्क शायद मूवी देखी भी होगी आपने, जिसमें डायनासोर हमें दिखाए गए हैं। तो ये जो समय है क्रिटेशियस मेसोजोइक वाला, इस समय पृथ्वी पर हमें बड़े बड़े जीव दिखाई देते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें डायनासोर जो कि लुप्त भी हो चुके हैं। तो पैलियोजोइक हमने जो पढ़ा था पुराजीवी, उसके अंदर जनरली ऐसे जीव आए थे जो स्तनपायी नहीं थे, मैमल्स इस समय नहीं आए थे, स्तनपायी जीव नहीं आए थे पैलियोजोइक में। फिर मेसोजोइक की जब हम बात कर रहे हैं तो मेसोजोइक में एकदम डिफरेंट टाइप के जीव हैं, जैसे कि डायनासोर जो इसी समय उत्पन्न हुए और इसी समय लुप्त हो गए, बड़े जीवों का युग था। और फिर जब इसके बाद हम सेनोजोइक में जाएंगे, नवजीवी एरा में जाएंगे, महाकल्प में जाएंगे, तो उसमें जो जीव होंगे वो होंगे मैमल्स, यानी कि स्तनपायी। इस तरह से जीवों के हिसाब से इन तीनों जो है एरा यानी कि महाकल्पों को बनाया गया है। जो स्तनपायी जीव नहीं है पैलियोजोइक में, बड़े जीव हैं मध्यजीवी में यानी कि मेसोजोइक में, और जो स्तनपायी हैं मैमल्स हैं वो किस में आ जाएंगे? सेनोजोइक में आ जाएंगे। तो यहाँ हमने इसको 3 पार्ट से बांटा है। ट्रियासिक 245 से 208 मिलियन, 37 तक चला था, 37 मिलियन वर्ष तक। जुरासिक 208 से 144 और क्रिटेशियस 144 से 65 मिलियन वर्ष तक चला था। और इनका ड्यूरेशन, तो इनमें सबसे छोटा है ट्रियासिक और सबसे बड़ा है क्रिटेशियस, ठीक है। इस समय अगर हम बात करें तो ट्रियासिक के अंदर हम जनरली जो जीवों की बात कर सकते हैं, तो इस समय हमें जनरली देखने को मिलते हैं जैसे कि फ्रॉग यानी कि मेंढक, टर्टल यानी कि कछुआ। इस समय डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी, कब? ट्रियासिक में, डायनासोर्स। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जनसंख्या, यानी जैसे हमने देखा एज ऑफ रेप्टाइल्स थी पर्मियन, रेंगने वाले जीवों का युग, तो डायनासोर का युग वो कौन सा था? जुरासिक था। इस समय सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है किसकी थी? डायनासोर्स की थी पृथ्वी के ऊपर, डायनासोर का युग। और अगर हम क्रिटेशियस की बात करें तो क्रिटेशियस वो समय है जब डायनासोर जो है लुप्त हो गए थे, डायनासोर एक्सटिंक्शन, यानी कि डायनासोर इस समय क्या हो गए? लुप्त हो गए। तो ये वो समय है। तो ये हो गए मेसोजोइक की समय। ये सिर्फ डायनासोर से रिलेटेड है, जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो प्लेट टेक्टोनिक के एंगल से पढ़ते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक में इस समय जुरासिक पीरियड एक इंपॉर्टेंट पीरियड बनके निकलता है। बाकी ये चीजें जो है आपको समझ में आनी चाहिए, सिंपली डायनासोर से रिलेटेड है। डायनासोर उत्पन्न हुए, डायनासोर की जनसंख्या बढ़ गई और डायनासोर गायब हो गए। डायनासोर अचानक से क्यों गायब हो गए ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन जो है ये इस समय थे क्योंकि इनके जीवाश्म फॉसिल्स हमें मिलते हैं। इनफैक्ट
जो राजस्थान का आकलगुड फॉसिल पार्क है उसके अंदर भी हमें डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं और जुरासिक पीरियड की जो है वुड के वहां पे अवशेष मिले हैं, लकड़ी के अवशेष मिले हैं, ठीक है, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। फिर अगला आता है सेनोजोइक, नवजीवी महाकल्प। क्या है ये? एरा। और इसे हमने दो पीरियड से बांटा है, टर्शरी यानी कि तृतीयक पीरियड, तृतीयक कल्प पीरियड, और दूसरा है क्वार्टरनरी यानी कि चतुर्थक कल्प यानी कि पीरियड। अगर हम बात करें टर्शरी की तो 65 मिलियन वर्ष से लेकर 2 मिलियन वर्ष पहले तक का है, और क्वार्टरनरी 2 मिलियन वर्ष से लेकर वर्तमान तक का है। इनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि इनके बारे में हमको पता है। टर्शरी की अगर हम बात करें तो ये क्या है? पीरियड है, कल्प। और इसको हमने जो है 5 किसके अंदर बांटा है? इसको हमने 5 इपोक के अंदर बांटा है। ये पांचों क्या है? इपोक्स हैं यानी कि युग हैं, ठीक है। तो पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन ये युग हैं। और इनको अगर आप कोशिश करो, हालांकि इसकी हिंदी वर्जन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, पर आप इनका टेक्निकल नाम ही याद रखना, क्योंकि किताबों में और जगह भी जब आप पढ़ोगे ना तो इनके आपको टेक्निकल नाम ही मिलेंगे, और एग्जाम में भी अगर आप टेक्निकल नाम लिखोगे तो आपको मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला होगा उसको तो यही समझ में आएगा। और हिंदी ट्रांसलेशन के साथ दिक्कत ये होती है कि हर किताब में अलग हिंदी ट्रांसलेशन मिलता है, तो कोशिश करो आप इनका टेक्निकल नाम इंग्लिश वाला याद कर लो। दूसरी बात, ये जो इनका ड्यूरेशन है ना, ये आपको हर किताब में अलग मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी क्योंकि हम स्टैंडर्ड बुक मानते हैं तो एनसीईआरटी वाला जो टाइम पीरियड है वो हम यूज कर रहे हैं, और आप भी एग्जाम में वही लिखिएगा। तो पैलियोसीन की बात करें तो ये 65 से 57 मिलियन वर्ष पहले, महज 8 मिलियन वर्ष तक ये था। इयोसीन की बात करें तो 20 मिलियन वर्ष तक था। ओलिगोसीन 13 तक का था, मायोसीन 19 तक का था, और प्लायोसीन 3 वर्ष तक का था, 3 मिलियन वर्ष तक का था। तो सबसे छोटा हो गया प्लायोसीन और सबसे बड़ा हो गया इयोसीन। अगर हम टर्शियरी पीरियड की बात करें ना, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ये पर्वत निर्माण के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम नवीन वाले पर्वत देखते हैं, न्यू फोल्ड माउंटेन जैसे रॉकीज, एंडीज, हिमालयाज, आल्प्स, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एटलस, ये सब इसी समय के बने हुए हैं टर्शियरी पीरियड में। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्वत निर्माण के लिए, माउंटेन बिल्डिंग के लिए। लेकिन इन जनरल इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं क्या इनके बारे में खास बात है। पैलियोसीन की बात करें तो पैलियोसीन क्या है? इपोक है, यानी कि युग है। और इस समय छोटे स्तनपायी जीव आ गए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जैसे ही हम सेनोजोइक में जाएंगे तो सेनोजोइक में स्तनपायी जीव यानी कि मैमल्स हमें दिखाई देने लग जाएंगे। छोटे स्तनपायी जीव का मतलब हो गया जैसे चूहा, रैट, चूहा इस समय हमें दिखाई देने लगे, तो कोई शुरुआती चूहा हम बोल सकते हैं। आज के जैसा चूहा नहीं, पूरी तरह से डेवलप, पर कोई शुरुआती चूहे का रूप हमें दिखाई देने लग गया था। फिर हम बात करें इयोसीन, इयोसीन चला था 57 से 37 मिलियन वर्ष तक, 20 मिलियन वर्ष तक सबसे लंबा था, ये लॉन्गेस्ट इपोक था। सबसे लंबा युग था किसका? तृतीयक कल्प का, टर्शियरी पीरियड का, ऑफ द सेनोजोइक एरा, यानी कि नवजीवी महाकल्प का। इस समय चूहे से बढ़कर हमें रैबिट्स यानी खरगोश दिखाई देने लगा, यानी अब मैमल्स, स्तनपायी जीव भी साइज में क्या हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं। अब चूहा खरगोश बन गया है, ठीक है। आगे हम चले तो अगला आ गया ओलिगोसीन। ओलिगोसीन 37 मिलियन से 34 मिलियन वर्ष पहले तक, लगभग 13 मिलियन वर्ष तक। और इस समय एप हमें दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें हम बोल सकते हैं वन मानुष, यानी मनुष्य के शुरुआती लक्षण, बहुत शुरुआती लक्षण इस समय हमें दिखाई देने लगते हैं। एप हमें इस समय ओलिगोसीन में दिखाई देते हैं। फिर हम बात करें मायोसीन। मायोसीन 24 मिलियन से 5 मिलियन वर्ष तक, 19 मिलियन वर्ष तक रहा था। और इस समय देखो प्लांट्स भी यानी पौधे भी विकसित हो रहे हैं। सबसे पहले पौधे कब आ गए थे? सिल्यूरियन में आ गए थे, है ना। और यहाँ पे हम बात करें तो फूलों वाले पौधे, फ्लावरिंग प्लांट्स, इस समय हमें दिखाई देने लग गए कब? मायोसीन में। और लास्ट इसका आता है प्लायोसीन, जो कि सबसे छोटा है, मात्र 3 मिलियन वर्ष तक के लिए था ये। और इस समय हमें ह्यूमन एंसेस्टर्स यानी कि मनुष्य के पूर्वज हमें दिखाई देने लगते हैं। कब? प्लायोसीन में। यानी जैसे ही टर्शियरी पीरियड एंड हो रहा है वैसे वैसे हमें मनुष्य के लक्षण बहुत साफ दिखाई देने लगे। इसके बाद आता है क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी क्या था? पीरियड था
कल्प था और इस कल्प को हमने दो युगों में बांटा था, प्लिस्टोसीन और होलोसीन। ये क्या है, दोनों इपोक है यानी कि युग है। तो प्लिस्टोसीन, अगर हम प्लिस्टोसीन की बात करें तो अगर इसको आप हिस्ट्री में पढ़ोगे ना, इतिहास में, तो बेसिकली ये प्रस्तर युग है यानी स्टोन एज है, जब मनुष्य पत्थर यूज करता था। तो यानी बहुत शुरुआती जो मानव था, एक्चुअली मानव था, जिसे हम होमो सेपियंस बोलते हैं, वो प्लिस्टोसीन में हमें दिखाई देते हैं। और उसके बाद आता है होलोसीन। होलोसीन जो है वर्तमान, यानी जैसे हम लोग हैं, जो आर्थिक मनुष्य हैं, जो हम अर्थव्यवस्था की बातें करते हैं, वो आर्थिक मनुष्य हमें होलोसीन में दिखाई देता है। 10,000 वर्ष पहले से लेकर वर्तमान तक ये है। तो इन दोनों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम। सबसे पहले आया प्लिस्टोसीन, 2 मिलियन वर्ष से लेकर 10,000 तक था, और इस समय हमें होमो सेपियंस दिखाई देने लग जाते हैं। आपने बचपन में ये शब्द सुना होगा, है ना, जो शुरुआती मनुष्य था, जो पत्थरों का इस्तेमाल करता था, जो हंटर गैदरर था यानी कि आखेटक था और खाद्य संग्राहक था, वो इस समय हमें दिखाई देता है। और जो आधुनिक मानव है हमारे जैसा, वो हमें होलोसीन में दिखाई देता है, 10,000 वर्ष पहले से लेकर वर्तमान तक, जो अर्थव्यवस्था की बात करता है, आर्थिक मानव है। ठीक है, तो ये पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल था। सबसे पहले हमने देखा कि कैसे कैसे स्केल थे। ईयन को हमने एरा में बांटा, एरा को हमने पीरियड में बांटा, पीरियड को हमने बांटा इपोक्स में, और इपोक्स को एज में। फिर हम बात करें, 4 ईयन हमने बनाए, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक, जिसमें हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक के बारे में हमें कुछ नहीं पता। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं। जिसमें हेडियन में हमने देखा था सिर्फ महासागरों और महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई थी और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता थी। आर्कियन में जाके हमें ब्लू ग्रीन एल्गी यानी फर्स्ट लाइफ दिखाई देने लगती है नील हरित शैवाल के रूप में। और फिर जब हम जाते हैं प्रोटेरोजोइक में, तो उस समय हमें जो है एंथ्रोपो जो है दिखाई देने लगते हैं, सॉफ्ट जो है जीव दिखाई देने लगते हैं। फिर हम आगे फेनेरोजोइक में, फेनेरोजोइक जो इयन था उसको हमने बांटा था 3 जो है एरा में, जो कि थे पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। पैलियोजोइक जो था उसको हमने फर्दर आगे जो है 6 उसमें बांटा था हमने पीरियड्स में। जैसे कि हमने कौन कौन से देखे थे उसके अंदर, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ठीक है, और इसमें हमने अलग अलग डेवलपमेंट देखे थे, कहाँ पे क्या हुआ था। जैसे सबसे पहले क्या आया था, अगर हम बात करें कैम्ब्रियन युग में, तो थोड़े से हमें जीव दिखाई देने लग गए थे, है ना, और समुद्र में अकशेरुकी जीव, मरीन इन्वर्टिब्रेट्स दिखाई देने लग गए थे। ऑर्डोविशियन में हमें पहली मछली दिखाई दी थी, है ना, फर्स्ट फिश। फिर हम सिल्यूरियन में आ गए थे, तो स्थल पर पौधे हमें दिखाई देने लग गए थे। फिर आगे हम चलते गए कार्बोनिफेरस में, मैंने आपको बताया था कार्बन का निर्माण हुआ था। ठीक है, एम्फीबियंस आ गए थे। फिर आगे हम चले थे इसकी तरफ, पर्मियन की तरफ, तो हमें जो है रेप्टाइल्स दिखाई देने लग गए थे, और रेप्टाइल्स जो है डोमिनेट भी करने लग गए थे। एज ऑफ रेप्टाइल्स भी हम पर्मियन को बोल रहे थे। तो इस तरीके से ये हम आगे आगे बढ़े थे। डेवोनियन आया था बीच में, डेवोनियन हमने स्किप कर दिया। डेवोनियन में एम्फीबियंस आए, और कार्बोनिफेरस में जो है रेप्टाइल्स आए थे, और फिर एज ऑफ रेप्टाइल्स आती है पर्मियन में। तो इस तरीके से ये हमने पढ़ा था पैलियोजोइक। मेसोजोइक को हमने 3 पीरियड्स में बांटा था, जो कि हमारे था ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, जिसमें कि डायनासोर्स आए थे और फ्रॉग, टर्टल जैसे जीव आने लग गए थे। फिर हमने पढ़ा था सेनोजोइक। सेनोजोइक को हमने फर्दर जो है 2 पीरियड्स में बांटा था, टर्शरी और क्वार्टरनरी यानी तृतीयक और चतुर्थक। टर्शरी को हमने आगे इपोक्स में बांटा था 5, जिसको कि हमने बोला था पैलियोसीन, है ना, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था मेनली माउंटेन बिल्डिंग होती है, पर्वत निर्माण होता है, और इसमें भी जीव धीरे धीरे विकसित हुए। और सबसे खास बात थी कि मैमल्स आ गए थे, स्तनपायी जीव आ गए थे। पहले चूहा आया, फिर खरगोश आया, फिर जो है धीरे धीरे इस तरह से जीवों का विकास होता चला गया। और हमें लास्ट में जो है अगर हम बात करें पर्मियन से पहले, तो हमें दिखाई देने लगते हैं एप यानी कि वनमानुष, और पर्मियन में जो है हमें ह्यूमन एंसेस्टर्स यानी कि आधुनिक मानव के जो पूर्वज हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं। और क्वार्टरनरी को हमने 2 भागों में बांटा, प्लिस्टोसीन और हमने होलोसीन में। प्लिस्टोसीन में हमें स्टोन एज वाला मानव दिखाई देता है, जिसे कि हम होमोसेपियन बोल सकते हैं, और मॉडर्न मैन हमें दिखाई देता है होलोसीन में। तो उम्मीद करती हूँ ये पूरी जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको याद हो जाएगी।
एक दो बार आप इसको रिवाइज करिएगा और इसकी कोई ट्रिक बना लीजिएगा जिससे आपको ये ऑर्डर में याद रहे। उसके बाद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबा के रखिए जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।